Hello and welcome dear students to Mathsville channel. I am Yamke Srivastav. You are watching a part of Basic to Higher Maths on the YouTube. इस पार्ट को शुरू करने से पहले, इस पार्ट के मेन टॉपिक पर आने से पहले हम लास्ट पार्ट में दिए गए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर मेन टॉपिक पर आते हैं। ये एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन की ख़ास बात ये है कि एक एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम में दो सब्जेक्ट का डिटेल दिया जाता है कि कुछ बच्चे एक सब्जेक्ट में पास होते हैं और कुछ बच्चे दूसरे सब्जेक्ट में पास होते हैं और दोनों सब्जेक्ट में कुछ बच्चे पास हो जाते हैं। तो दोनों सब्जेक्ट का एक साथ ज़रूर दिया रहेगा और वही जो दोनों सब्जेक्ट के बारे में देता है उसी को हम इंटरसेक्शन पार्ट कहते हैं। यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें सब्जेक्ट्स का इंटरसेक्शन दिया रहेगा या जिन दो सब्जेक्ट्स, जिन दो विषयों के बारे में बात की जाएगी उसका इंटरसेक्शन ज़रूर दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम समुच्चय का प्रयोग करते हैं। उसकी थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे दें कि जैसे अगर ये एक सेट ए है और यह एक दूसरा सेट बी है, तो इस पार्ट को हम ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। इस पार्ट को, इस शेडेड रीजन को ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं और इसके अवयवों की संख्या को हम कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट करते हैं या इसको हम ए प्रतिच्छेद बी की प्रतिवर्ती संख्या पढ़ते हैं। अब अगर हम इस पूरे तो ये तो हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम इस पूरे रीजन को शेड कर दें, इस पूरे रीजन को शेड कर दें तो इसको हम ए यूनियन बी कहते हैं। इस पूरे शेडेड रीजन को ए यूनियन बी कहते हैं जिसमें ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, तीनों पार्ट आ जाता है। तो इस ए यूनियन बी के बारे में अगर हम देखें तो ए यूनियन बी क्या होता है। ए यूनियन में पूरा ए है प्लस पूरा बी है और जब हम ए को लेंगे तो ये एक बार हो जाएगा और जब बी को लेंगे फिर ये एक बार हो जाएगा, ये चीज़ दो बार हो जाएगी। तो इसको हम ए इंटरसेक्शन बी को एक बार माइनस कर देते हैं। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन हम ऐसे इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, हम डिस्कस करते हैं इसके प्रतिवर्ती संख्या के बारे में। तो इसकी प्रतिवर्ती संख्या n, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ बी और कार्डिनल नंबर ऑफ n। यानी फार्मूला हमारा बन जाता है कि n ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस टाइप का फॉर्मूला बन जाता है। और इसको बनाने के लिए जब इसमें हम दिए गए डाटा को फिलअप करते हैं तो सबसे पहले इंटरसेक्शन पार्ट को फिलअप करते हैं। अगर इंटरसेक्शन पार्ट फेल का दिया है तो ये पार्ट हम फेल का बनाते हैं। अगर ये पास का दिया है तो ये और ये भी दोनों हम पास में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बात हमें ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। देखिए 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो हमें जो बनाना है, जब दोनों की बात कह दिया तो इसका मतलब हुआ कि हमें अंग्रेजी और गणित को सेट के फॉर्म में दिखाना होगा। तो हम क्या करते हैं कि अंग्रेजी को सेट ई से दिखाते हैं और गणित को सेट यम से दिखाते हैं। तो बना लीजिए, ये हो गया सेट ई और ये हो गया सेट यम। अब ये कह रहे हैं कि ये 150 है, ये 150 है। ये नंबर में कितना है नहीं पता है, ये नंबर में कितना है नहीं पता है। इसका और इसका परसेंटेज दिया है तो ये पूरा जो परसेंटेज है वो 90% है। ई का जो प्रतिशत है वो 90% है।
ये पूरा 90% हमको दिया हुआ है। अब इस देखिए, इस पूरे में ये पार्ट आ चुका है। फिर ये कह रहा है कि गणित में 85% है, यम का जो प्रतिशत है वो 85% है। ये पूरा ये 85% है। तो 85% में भी ये पोर्शन आ गया, ये पोर्शन 2 बार आ गया। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? देखिए, आपको ई का प्रतिशत 90% दिया है, यम का प्रतिशत 85% दिया है। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये 100 से ज़्यादा हो जाएगा। इसको जोड़ के आप देखिए, तो इसको जोड़ेंगे तो ये 5 और ये 9 + 8 17, 175 हो गया। जबकि प्रतिशत केवल 100% का होता है, तो ये 175 कैसे हो गया? वो इसलिए कि इसमें से अगर हम 100 माइनस कर देंगे, जो 75 आएगा, वो ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो दोनों में है, यही 75% है। ये पार्ट 75% है, हम लोगों ने निकाला, और इन्होंने कहा कि वो 150 है। तो 150 से किसका 75% 150 होगा? पूरे का। तो कुल छात्र का 75% इक्वल टू 150। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। 75 2 जा 100 2 जा 200, यानी कुल संख्या आपको 200 की मिल जाएगी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक सर्वे में 30% लोगों के पास टेलीफोन पाया गया और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। यदि 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों हो, तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों होगा। इसको थोड़ा सा समझना हम लोगों को, लेकिन पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि एक सर्वे में 30% लोगों के पास टेलीफोन पाया गया। टेलीफोन का मतलब वही सेलुलर टेलीफोन है। तो हम क्या करते हैं कि पहले सेलुलर टेलीफोन को एक सेट का नाम दे देते हैं, माना सेलुलर टेलीफोन, इसको हमने एस मान लिया। सेलुलर टेलीफोन को हमने एस सेट दे दिया, और कह रहे हैं कि 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर हमने पी नाम दे दिया। सेलुलर टेलीफोन को हम एस से डिनोट करेंगे और पर्सनल कंप्यूटर को पी से डिनोट करते हैं। तो आइए बनाते हैं सेट को। ये बन गया एक सेट जिसको हम कहते हैं एस, ये एस सेट हो गया। और ये एक सेट हो गया जिसको कि हम कहते हैं पी, और ये हमारा बन गया सैंपल स्पेस। यहाँ पर सैंपल स्पेस को हम यू से डिनोट कर दे रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि 30% लोगों के पास टेलीफोन, 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर, लेकिन हमें देखना है सबसे पहले कि दोनों का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर ये बात आपको बताई गई है कि 25% लोगों के पास सेल्युलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों हैं। तो सबसे पहले उसको हमें डिनोट करना है। हम पहले दिखाएंगे 25% को। ये जो 25% है ये दोनों का है। अब ये कह रहा है कि 30% लोगों के पास सेल्युलर टेलीफोन का ये है, तो ये पूरा 30% है, जिसमें से 25 ये है, तो ये कितना बचेगा? 5%, 5% बचेगा। और ये पूरा जो पर्सनल कंप्यूटर ये 75% है, 75% में ही तो ये 25% मिला हुआ है, तो ये केवल कितना बचेगा? 50% बचेगा। अब ये पूछ रहा है कि केवल सेल्युलर टेलीफोन या केवल पर्सनल कंप्यूटर या दोनों, क्या होगा? तो यही है, ये और ये दोनों, यही आपसे पूछ रहा है
तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 5 + 25 + 50, यानी कि ये हो जाएगा 80%। 80% लोगों के पास केवल सेलुलर फ़ोन होगा या केवल पर्सनल कंप्यूटर होगा या दोनों होगा। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने होमवर्क डिस्कशन को समाप्त किया। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पार्ट 4 के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक की ओर। पार्ट नंबर 4 में हम लोगों ने देखा कि जब हम एक रीजन को, एक सैंपल स्पेस को या एक संख्या को, एक रीजन का मतलब हुआ ये, सैंपल स्पेस का मतलब भी यही है, एक संख्या है इसका भी मतलब यही है। हम यही कहना चाहते हैं, जैसे 500 है तो यही मतलब 500 है। इस सैंपल स्पेस में जो प्रतिवर्ती संख्या होगी वो 500 की होगी। तो कहने का मतलब यही है। पार्ट नंबर 4 में हम लोगों ने देखा कि जब हम एक संख्या को दो भागों में बांट देते हैं, n1 और n2, या एक रीजन को हम दो भागों में बांट देते हैं, n1 और n2, तब उस पर बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। या हम ये समझ लें कि ये जो संख्या n है ये अपने में 100% होती है, ये संख्या अपने में 100% होती है, और ये जो पूरा भाग है ये पूरा भाग भी अपने में 100% होता है। इस 100% को हम दो पार्ट्स में, दो प्रतिशतों में डिवाइड कर देते हैं, P1 और P2, P1% और P2% में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे इस 100% को 2% P1% और P2% में डिवाइड कर देते हैं। तब इस पर बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसका हमने लॉन्ग मेथड देखा था। इस पार्ट में हम उसी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि शॉर्ट में हम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब कोई संख्या n है, उस संख्या n को हम 100% भी कह सकते हैं। इस संख्या n को दो भागों में बांट दिया जाता है, n1 और n2। इस प्रतिशत को 2% में डिवाइड कर दिया जाता है, P1% और P2%। ये इस तरीके से होता है कि n1 + n2 जो होता है वो n के बराबर होता है, और P1 + P2 जो होता है ये 100% के बराबर होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। पहला मेथड तो ये है कि जब n1, n2, P1, P2 में से कोई तीन ज्ञात हो तथा शेष चौथे को पूछा जाए। जब n1, n2, P1, P2 में से कोई भी तीन ज्ञात हो और चौथे को पूछा जाए, हो सकता है कि n1, n2, P1 ज्ञात हो, P1, P2, n1 ज्ञात हो, तब n2 को पूछा जाए। हो सकता है P1, P2, n2 ज्ञात हो, तब n1 को पूछा जाए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं कि P1/P2 = n1/n2। इस फार्मूले का इस्तेमाल हम करते हैं। ये हमारा मेन फार्मूला है। इस मेन फार्मूले से अगर हमें P1 को निकालना है तो देखिए क्या बनेगा, P1 = n1/n2 × P2। ये पहला फार्मूला बनेगा। अगर हमें P2 निकालना है तो P2 के लिए देखिए फार्मूला बनेगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। तो P2 = हो जाएगा n2/n1 × P1। दूसरा फार्मूला ये बनेगा, अगर हमें n1 निकालना होगा तो n1 की वैल्यू हो जाएगी P1/P2 × n2, ये बन जाएगा। और अगर हमें n2 निकालना होगा
तो N2 के लिए क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे, P2/P1 इंटू N1। इस फार्मूले का इस्तेमाल कर देते हैं। ये तो हमारा मेन फार्मूला है। इस मेन फार्मूले से हमने 4 फार्मूले बना लिए। शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा मेन फार्मूला है। मेन फार्मूला हमारा कहता है कि P1/P2 = N1/N2। इस फार्मूले से हमने 4 फार्मूले क्रिएट किए हैं। उन फार्मूलों को याद करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। वैसे P1 और P2 तो हमें निकालना नहीं होता है, केवल निकालना होता है हमको N1 या N2। लेकिन फार्मूले को समझने के लिए कैसे इसको याद किया जाता है, उस बात को समझने के लिए हमने चारों P1, P2, N1, N2 के लिए फार्मूला बना दिया है। जैसे हम ये यहाँ पर देख रहे हैं कि केवल हमारा फार्मूला P और N के बीच में है। तो अगर यहाँ P1 है तो ये N1 होगा। अब जब यहाँ N1 हो गया तो यहाँ पर N2 होगा, और यहाँ P1 हो चुका है तो यहाँ पर P2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ P2 है, चूँकि रिलेशन P और N के बीच में है, अगर यहाँ पर P2 है तो यहाँ पर N2 होगा। अब N2 हो चुका है तो यहाँ N1 होगा, और यहाँ P2 हो चुका है तो यहाँ पर P1 हो जाएगा। इसी तरीके से N1 है तो यहाँ पर P1 होगा, P1 के नीचे P2 होगा, और यहाँ N1 हो चुका है तो यहाँ पर N2 होगा। ठीक वैसे ये फार्मूला N2 है तो यहाँ P2 होगा, P2 के नीचे P1 होगा, और इंटू N1 होगा। तो इस फार्मूले को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे अगर हमसे आपने पूछा कि N1 का फार्मूला क्या होगा, तो हम आपको बता देंगे N1 = N1 है तो P1 होगा, P1/P2 इंटू N2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ध्यान ये रखना है कि एक चर केवल एक ही बार आएगा। जैसे P1, P2, N1, N2, इसमें कोई 2 बार नहीं है, इसमें कोई अक्षर 2 बार नहीं है, इसमें कोई अक्षर 2 बार नहीं है। हर अक्षर एक एक बार लिखा जाएगा। तो इसको समझने के बाद आइए हम देखते हैं इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत क्या है। कह रहे हैं कि उसका जो मासिक वेतन है, मासिक वेतन, उसके मासिक वेतन को 2 भागों में बांट दिया जाता है। ये देखिए, पहला भाग ये है और दूसरा भाग ये है। ये बचत है और व्यय। उसके मासिक वेतन को 2 भागों में बांट दिया गया। व्यय और बचत 2 भागों में बांटा गया। पहला बचत है, दूसरा व्यय है। कह रहे हैं 20% बचाता है तो 20% उसकी बचत हो गई। तो सीधी सी बात है कि उसका जो व्यय होगा वो 80% हो जाएगा। उसका व्यय 80% हो जाएगा, क्योंकि वो 2 ही काम कर रहा है, या तो खर्च कर रहा है या तो बचा रहा है। तो अगर 20% उसकी बचत हो गई तो 80% उसका व्यय हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि 6000 रुपये उसका मासिक व्यय है। मासिक व्यय उसका 6000 रुपये है। तो कह रहे हैं कि उसकी मासिक बचत क्या है, ये कितना है, ये आपको निकालना है। अब इसी को आप देखिए, इसको हम कहते हैं P1, इसको कहते हैं P2, इसको कहते हैं N1, और इसको कहते हैं N2। बहुत सीधा सा हिसाब किताब है। देखिए, ये आपको निकालना है, x आपको निकालना है। तो 20 का 4 गुना करेंगे तो 80 होगा, या 80 का चौथाई करेंगे तो 20 होगा। 80 में 4 से डिवाइड करेंगे, 20 आपको बता रहे हैं। 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 होगा। तो 6000 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 6000 को 4 से डिवाइड कर देंगे हम, तो आ जाएगा 1500 रुपये। 1500 रुपये उसकी बचत हो जाएगी। ये इसका आंसर हो गया। तो हम आधे सेकंड, आधे मिनट में भी इसका आंसर निकाल सकते हैं सीधे सीधे। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन अब इसी को अगर हम बाई कैलकुलेशन करना चाहें, ये तो मान लीजिए सीधा सीधा सवाल था कि 20 चौक के 80 4 हो गया,
तो इसमें 4 से गुणा करेंगे 6000 आएगा, यानी 6000 में 4 से भाग देंगे तो ये हमको मिल जाएगा। ये तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन से करना चाहें तो कैलकुलेशन से कैसे करेंगे? देखिए n1 निकालना है तो n1 इक्वल टू, अब n है तो p होगा, 1 है तो 1 होगा। जब यहाँ p1 हो गया तो यहाँ p2 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा n2। अब इसकी वैल्यूज रख देंगे p1 अपान p2, 20 अपान 80 इंटू 6000, सॉल्व कर देंगे 4 और ये आ जाएगा 1500 रुपये उसका बचत हो जाएगी उसकी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक से एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहे हैं कि यदि किसी विद्यालय में 75% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 हो तो लड़कों की संख्या बताइए। पूरे विद्यालय के स्टूडेंट्स को, ये देखिए ये हो गए विद्यार्थी, इन विद्यार्थियों को 2 भागों में बांट दिया गया, लड़के लड़कियां। 75% लड़के हैं, 75% लड़के हो गए तो लड़कियां कितनी हो गई? 25%। कह रहे हैं कि लड़कियों की संख्या 420 है, इनकी संख्या 420 है, तो ये कितना होगा ये हमको बता देना है। सोचिए कि अगर हम इसका 25 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 25 तियां 75, 25 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तब यहाँ तक पहुँचेंगे। तो 420 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ तक पहुँचेंगे। 420 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने का मतलब हुआ कि 420 में 3 से गुणा कर देंगे तो मिलेगा 0 6 12 1260। तो ये रहा का आंसर। इस तरीके से बड़े आसानी से हम इसका आंसर केवल क्वेश्चन को देखते ही निकाल सकते हैं। तो 1260 हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से नहीं हो पाते हैं तो उनको हम दूसरे मेथड से देखेंगे। लेकिन ये है कि जनरली आपने इसको देखा कि 25 3 जा 75, तो 423 जा 1260 इसका आंसर हो गया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में ये है कि यदि कुल संख्या, जिसको कि हम पूरा भाग भी कह सकते हैं, जो कि n होता है, ज्ञात हो या ज्ञात करना हो, कुल संख्या जिसको कि n बोलते हैं, n ज्ञात हो या ज्ञात करना हो, तब हम फॉर्मूला लगाते हैं n1 इज इक्वल टू n का p1 प्रतिशत या n2 इज इक्वल टू n का p2 प्रतिशत। इन दोनों में से एक फॉर्मूला यूज कर देते हैं तो हमें n की वैल्यू ज्ञात हो जाती है। या अगर n दिया रहेगा या n पूछा जाएगा तो हमें इसी फॉर्मूले को यूज करना होता है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहे हैं कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या हमको बतानी है। ये देखिए पूरे गांव की जनसंख्या कुल 6600 है। इस जनसंख्या को 2 भागों में बांट दिया गया, उसमें से कुछ तो शिक्षित हैं, बाकी जो बचे वो अशिक्षित हैं। तो अगर हम इनको शिक्षित मान लें तो ये अशिक्षित हो जाएंगे। शिक्षित और अशिक्षित, कह रहा है कि शिक्षित लोग 30% हैं तो ये 30% हो गए, तो निश्चित रूप से इनको 70% होना पड़ेगा। ये 30%, ये 70%। कुल जनसंख्या 6600 है तो कह रहा है अशिक्षित की संख्या बताइए। अशिक्षित इसमें ये है, ये n2, ये हमें ज्ञात करना है। n1 भी नहीं पता है, n2 भी नहीं पता है, लेकिन चूंकि हमें n2 निकालना है,
पहली बात तो ये है कि उसमें n का मान, ये n का मान है, कुल संख्या n का मान दिया है, तो इन दोनों में से एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब चूंकि n2 निकालना है तो n2 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम लिख देंगे n2 इक्वल टू n का यानी 6600 का P2 प्रतिशत, P2 माने ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। कैसे पता P1 P2? पहला P1 मानते हैं, दूसरे को P2 मानते हैं, तो ये हो गया 70/100, कैंसिल कर देंगे और ये आ जाएगा 7 6 42, 7 6 42 46, 4620। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुल जनसंख्या दी हुई थी, तो जब कुल जनसंख्या दे देगा, लेकिन उससे पहले भी एक शर्त है कि जब एक रीजन को दो पार्ट्स में बांटेगा तब हम ऐसा फिगर बनाएंगे। फिर अगर n का मान दे देगा तो इन दोनों में से एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और अगर n1 पूछेगा तो इसका, n2 पूछेगा तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करते हैं। तो इस तरीके से एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि जिस ट्रिक का इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो कैसे किया जाता है। कह रहे हैं कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? देखिए, कह रहे हैं कि कुल मत जितने थे, जितने कुल मत पड़े, उन कुल मतों को हम n मान लेते हैं। n तो रहता है, ये कुल संख्या, कुल वोटों की संख्या, कुल पूर्णांक, वो n ही होता है। चुनाव हुआ, चुनाव में जो मत पड़े उसमें दो लोगों में चुनाव हुआ, तो मान लीजिए पहला A है और दूसरा B है। कह रहे हैं कि उनमें से एक को 60% मत मिले, तो अगर इसको 60% मत मिला तो निश्चित रूप से इसको 40% मत मिलेगा। और ये कह रहे हैं कि वह 1600 मतों से जीत गया। कौन? जिसको 60% मत मिला वह 1600 मतों से जीत गया। जीत गया का मतलब ये हुआ कि इसके वोट और इसके वोट का जो अंतर था वो कितना था? 1600 था। यानी कि इसका और इसका जो अंतर निकला, अंतर वो कितना निकला? 1600। तो अगर वोटों का अंतर 1600 है तो प्रतिशत का जो अंतर होगा वो 20% होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि वोटों के अंतर की तुलना प्रतिशतों के अंतर से की जाएगी। प्रतिशतों का जो अंतर होगा वही वोटों का अंतर होगा। प्रतिशतों का अंतर 20% है, वही वोटों का अंतर होगा। यानी कि 20% वोटों का अंतर है, लेकिन 20% किसका होता है? कुल वोटों का होता है। और कुल वोट को हमने क्या माना है? n माना। यानी n का 20% बराबर 1600। और इसमें इन्होंने क्या पूछा है? कुल मतों की संख्या, यानी कि n पूछा है। हमने कहा था जब n पूछेगा या n दिया होगा तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो n का 20/100 बराबर 1600। हल कर दीजिए इसको शॉर्ट में ही, चाहे 20/2500, 5 का इसमें गुणा हो जाएगा तो n का मान आ जाएगा 8000। यानी कि कुल वोट 8000 पड़े थे। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहे हैं कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 40% मत मिले। जिसको 40% मिला वो 298 वोटों से हार गया। ये 298 वोटों से हार गया, मतलब इसको 298 वोट कम मिले, मतलब इसको 298 वोट ज़्यादा मिले, मतलब दोनों का अंतर 298 है। तो वोटों का जो अंतर था 298 हो गया। और प्रतिशतों का अंतर अगर हम देखें
तो वो 20% का अंतर, 60 में 40 घटाएंगे 20% हो जाएगा। तो वोटों का अंतर, प्रतिशतों का अंतर दोनों आपस में बराबर होगा। अब इसमें हमने बताया कि आपको कुल मतों की संख्या नहीं दी है, कुल मतों की संख्या दी नहीं है, अज्ञात है। तो हम किस फॉर्मूले का लगाएंगे, किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे? n1 इक्वल टू n का p1 प्रतिशत, या n2 इक्वल टू n का p2 प्रतिशत, या अंतर इज इक्वल टू कुल का अंतर प्रतिशत, यानी कि 298 बराबर n का 20%, ये लगाएंगे हम। अगर यहाँ n1 होता तो यहाँ p1 प्रतिशत होता, अगर यहाँ n2 होता तो यहाँ p2 प्रतिशत होता, अगर यहाँ अंतर है तो यहाँ पर अंतर का प्रतिशत होगा। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 298 इक्वल टू n का 20/100, और ये हो जाएगा नीचे 5 का सीधे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 0, यानी कुल मतों की संख्या 1490 हो जाएगी। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। बहुत आसानी से इस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम आधे मिनट के अंदर में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उत्तीर्णांकों पर बेस्ड प्रॉब्लम, यानी कि जब दो छात्र एग्ज़ाम देते हैं तब उनके जो उत्तीर्णांक होते हैं वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना सीखना है। इसकी मेन टेक्निक यही है कि जब एक ही एग्ज़ाम होगा तब चाहे जितने छात्र एग्ज़ाम देंगे सबके उत्तीर्णांक एक समान होते हैं। जैसे कोई एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में मान लीजिए कि 500 क्वेश्चन, 500 नंबर का 500 मार्क्स का एक एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में कोई स्टूडेंट अगर 300 नंबर पा जाता है, 300 मार्क्स अगर वो पा जाता है तो पास हो जाता है। 500 नंबर का कोई एग्ज़ाम है, उसमें अगर वो 300 नंबर पा जाता है तो पास हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं पूर्णांक या अधिकतम अंक। और ये जो 300 नंबर है इसको हम कहते हैं न्यूनतम अंक। या इसी को हम कहते हैं पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स। और मान लीजिए कि वो इसमें से 225 नंबर पा जाता है, 225 नंबर उसको मिला, तो इसको हम कहते हैं प्राप्तांक। तो ये इसका सिस्टम है। इस न्यूनतम अंक को हम पासिंग मार्क कहते हैं, या इसी को हिंदी में कहते हैं उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक भी इसको हम कहते हैं। तो कुल मिला जुला के 3 मार्क्स हैं, 3 नंबर हैं। उनको हमें समझना है कि अगर कोई 500 नंबर का एग्ज़ाम होता है तो इस 500 नंबर को पूर्णांक या अधिकतम अंक कहते हैं। अगर 300 नंबर पाने पर वो पास हो जाता है, या जितने नंबर पाने पर वो पास हो जाता है, उसको हम न्यूनतम अंक या पासिंग मार्क या उत्तीर्णांक बोलते हैं। और अगर वो 225 नंबर पा जाता है तो उसको हम प्राप्तांक कहते हैं। जैसे अगर n नंबर का कोई एग्ज़ाम है, इसमें कोई y मार्क्स पा जाने पर पास होता है और वो x नंबर पा जाता है, तो n को हम कहते हैं पूर्णांक, y को कहते हैं उत्तीर्णांक और x को कहते हैं प्राप्तांक। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसमें 2 स्टूडेंट होते हैं, दोनों के उत्तीर्णांक को हम निकाल लेते हैं, दोनों के उत्तीर्णांक को निकाल लेते हैं और पहले का उत्तीर्णांक बराबर दूसरे का उत्तीर्णांक कर देते हैं। चूँकि उत्तीर्णांक तो दोनों के लिए बराबर होगा, जब एक ही एग्ज़ाम है तो उत्तीर्णांक बराबर होंगे, तो पहले का उत्तीर्णांक बराबर दूसरे का उत्तीर्णांक,
करके सॉल्व कर देते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन। तो प्राप्तांकों पर बेस्ड प्रॉब्लम कैसे होते हैं, उसमें एक एग्ज़ाम होता है और दो बच्चे कुछ नंबर पाते हैं और उनके जो मार्क्स होते हैं वो उत्तीर्णांक से या तो कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं और उन्हीं पर कंडीशन दी होती है। उन्हीं कंडीशंस को अप्लाई करके हम पहले छात्र का उत्तीर्णांक निकालते हैं, फिर दूसरे छात्र का उत्तीर्णांक निकालते हैं। अब चूँकि एग्ज़ाम तो एक ही है, इसलिए दोनों के उत्तीर्णांक आपस में बराबर होने चाहिए, तो उन दोनों को इक्वेट कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहले हम लोग लॉन्ग मेथड से, जनरल मेथड से इसको समझने का प्रयास करेंगे और जब जनरल मेथड हमारी समझ में आ जाएगा तो उसके बाद देखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सी ट्रिक। उस ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम आधे मिनट में सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं इसका लॉन्ग मेथड कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिले, उत्तीर्णांकों से 20 अंक अधिक पा जाता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? एक एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में दो छात्र एग्ज़ाम देते हैं। तो पहले हम निकालते हैं कि पहले छात्र का प्राप्तांक, जिसको कि हम मान लेते हैं N1। हमने पहले छात्र के प्राप्तांक को N1 मान लिया, तो N1 है कितना? करें एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20%, जो अधिकतम अंक है उसका 20%, तो अधिकतम अंक तो हमने माना ही नहीं। तो सबसे पहले हम अधिकतम अंक को n मान लेते हैं। तो हम ये पहले लिखते हैं कि माना अधिकतम अंक n है। हमने अधिकतम अंक को n मान लिया। अब ये कह रहे हैं कि पहला छात्र कितना पाएगा? अधिकतम अंकों का 20%, यानी n का 20% पाने वाला छात्र क्या होता है? 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इतने नंबर तो उसको मिले, लेकिन वो 5 अंकों से फेल हो गया। मतलब अगर उसको 5 अंक और मिल गए होते तो वो पास हो जाता। तो 5 अंक इसको और दे दीजिए। अब वो पास हो गया। पास हो गया मतलब क्या हुआ कि उसका उत्तीर्णांक के बराबर हो गया। पास होने का मतलब हुआ कि वो उत्तीर्णांक के बराबर हो गया। तो पहले छात्र का हम लिखेंगे उत्तीर्णांक। तो अब ये हो जाएगा N1 = n का 20/100 + 5। दूसरी कंडीशन लगाते हैं दूसरे छात्र के लिए। दूसरे छात्र के लिए उत्तीर्णांक, पहले छात्र का उत्तीर्णांक निकालते हैं और दूसरे छात्र का भी उत्तीर्णांक निकाल। हमने अभी पहले आपको बताया कि प्राप्तांक निकालते हैं, तो प्राप्तांक नहीं बल्कि उत्तीर्णांक निकालते हैं। तो दूसरे छात्र के लिए उत्तीर्णांक क्या होगा? N2 = उसको हमने N2 मान लिया, तो N2 क्या होगा? दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिले, यानी N का 30% अंक मिला, लेकिन होता क्या है? उत्तीर्णांकों से 20 अंक अधिक पा जाता है। तो जितना उसका उत्तीर्णांक है, पास होने के लिए जितना नंबर उसको चाहिए था उससे 20 नंबर ज़्यादा पा गया। तो अगर हम 20 नंबर कम कर दें तो उसका जो नंबर है वो उत्तीर्णांक के बराबर हो जाएगा।
तो -20 हमने कर दिया। यहाँ से मिल जाएगा N2 इज इक्वल टू 30N/100 -20। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ये पहले छात्र का उत्तीर्णांक है, ये दूसरे छात्र का उत्तीर्णांक है, लेकिन क्वेश्चन तो एक ही है, एग्ज़ाम तो एक ही हुआ है, इसलिए दोनों के उत्तीर्णांक आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार पहले छात्र का उत्तीर्णांक बराबर दूसरे छात्र का उत्तीर्णांक। दोनों छात्रों के उत्तीर्णांक आपस में बराबर होंगे तो क्या होगा, वहाँ से 20N/100 + 5 = 30N/100 -20। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 20N को राइट साइड में ले लेते हैं और -20 को लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा 5 + 20 = 30N/100 + -20N/100। सॉल्व कर देंगे इसको। 25 = 10N/100। तो n की वैल्यू हमको मिल जाएगी 250, यानी कि जो पूर्णांक था, पूर्णांक 250 का था। जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कुल मार्क्स 250 थे। पूछ रहा है कि उत्तीर्णांकों का प्रतिशत बताइए। तो उत्तीर्णांकों का प्रतिशत बताने के लिए हमारे पास उत्तीर्णांक होना चाहिए। तो हम लिखेंगे उत्तीर्णांक इज इक्वल टू, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में पुटअप कर दीजिए। मान लीजिए हम फर्स्ट में पुटअप करते हैं 20 और n की वैल्यू 250/100 + 5। सॉल्व कर देंगे इसको। 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 25 2 50, 50 + 5 55, यानी कि जो उत्तीर्णांक हुआ वो 55 का हुआ। तो अब हम निकालते हैं उत्तीर्णांक का प्रतिशत। उत्तीर्णांकों का प्रतिशत निकालने के लिए स्टार्टिंग में आपको दूसरे पार्ट या तीसरे पार्ट में बताया गया है कि परिवर्तन का प्रतिशत बराबर परिवर्तन गुणे 100 / मूल संख्या। तो उसी तरीके से उत्तीर्णांक का प्रतिशत बराबर उत्तीर्णांक प्रतिशत बराबर उत्तीर्णांक × 100 / मूल संख्या, यानी कि पूर्णांक। ये फार्मूला होता है, वैल्यूज पुटअप कर देंगे। 55 × 100 / 250। 0 से 0 कैंसिल होगा। 5 2 10, 5 5 25, 5 11। तो 22% उत्तीर्णांक प्रतिशत हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए इसी क्वेश्चन को एक शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक है और लगभग आधे मिनट में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। तो हमने इसमें आपको बताया कि पहले का उत्तीर्णांक बराबर दूसरे का उत्तीर्णांक होता है। पहले का उत्तीर्णांक देखिए क्या कहता है उसके लिए, कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से फेल हो जाता है। ट्रिक देखिए कि जब वो 20% अंक पा जाता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब 5 अंक उसको कम मिले तो 5 अंक उसको और दे दीजिए। जब वो 20% अंक पा गया, 5 अंकों से फेल हुआ तो हमने 5 अंक उसको और दे दिया, ये उसका उत्तीर्णांक हो गया, वो पास हो गया। दूसरे छात्र के साथ क्या होता है कि वो 30% अंक पाता है और उसे 20 अंक ज़्यादा मिल गए। 30% अंक तो उसको मिले, लेकिन जब वो 30% अंक पा गया तो पता चला कि उसको 20 नंबर ज़्यादा मिल गया। तो 20 घटा दीजिए। 20 माइनस कर देने पर दोनों उत्तीर्णांक हो गए। ये भी उत्तीर्ण हो गया, ये भी उत्तीर्ण हो गया। ये पहले का उत्तीर्णांक, ये दूसरे का उत्तीर्णांक, और दोनों उत्तीर्णांक आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इक्वल टू का निशान लगा दीजिए। ध्यान रहे सॉल्व करते समय कि प्रतिशत को प्रतिशत के साथ सॉल्व करेंगे। तो इसको हम कर देंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर कर देंगे। 5 + 20 = 30% - 20%। तो 25 = 10%। ये 10% हो गया, यानी कि 10%
इक्वल टू 25। 10% किसका होता है? पूर्णांक का होता है। तो इसलिए पूर्णांक का 10% यानी 10/100 इक्वल टू 25 सॉल्व कर देंगे तो जो पूर्णांक मिलेगा, पूर्णांक मिल जाएगा 250। तो इसलिए पूर्णांक बराबर वही 20% प्लस 5, 250 का 20% प्लस 5 सॉल्व कर दीजिए इसको। ये हमें देगा 55 यानी उत्तीर्णांक 55 हो गया। और उत्तीर्णांक मिलने के बाद उत्तीर्णांक प्रतिशत, अभी जैसे हमने पीछे निकाला उस तरीके से हम उत्तीर्णांक प्रतिशत निकाल देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है जिसको कि हम कैलकुलेशन बहुत ही शॉर्ट में कर सकते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। इस पार्ट का ये आखिरी क्वेश्चन है। कहता है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले तथा वह 12 अंकों से फेल हो गया। एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले, 30% अंक उसको मिला और वो 12 अंकों से फेल हो गया, तो 12 उसको और दे दीजिए। अब वो पास हो गया यानी उसको जो नंबर मिला वो उसके उत्तीर्णांक के बराबर हो गया। और कह रहा है कि उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले, दूसरे को 40% अंक मिला और कह रहा है कि तथा उसने पास होने के लिए नियत न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त कर लिए। इसने 28 अंक ज़्यादा ले लिया तो 28 माइनस कर दीजिए। अब ये दोनों ही उत्तीर्णांक हैं, ये पहले छात्र का उत्तीर्णांक, ये दूसरे छात्र का उत्तीर्णांक। चूँकि एग्ज़ाम एक ही हो रहा है इसलिए दोनों उत्तीर्णांक आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ इक्वल टू का निशान लगा दीजिए, परसेंटेज को एक तरफ कर दीजिए और नंबर को एक तरफ कर दीजिए। 12 + 28 इक्वल टू 40% माइनस 30%। तो ये हो जाएगा 40 इक्वल टू 10%, यानी कि 10% इक्वल टू 40। 10% बराबर 40। किसका 10%? पूर्णांक का। तो पूर्णांक का 10% माने 10/100 बराबर 40। तो आपको पूर्णांक मिल जाएगा 400। इसलिए पूर्णांक बराबर 400 हो गया। इसलिए उत्तीर्णांक चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको, दोनों ही उत्तीर्णांक है। तो 30% किसका? पूर्णांक का। 400 का 30% माने 30/100 प्लस 12 सॉल्व कर दीजिए इसको। तो ये हो जाएगा 4 3 12, 120 प्लस 12 ये हो जाएगा 132। तो 132 उसका नियत अंक होगा यानी उसका उत्तीर्णांक होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से। ये हमने आपको लॉन्ग मेथड नहीं बताया, इस बार हमने केवल आपको शॉर्ट ट्रिक ही बताई है। तो इस तरह से इस पार्ट में जो आपको पढ़ाया गया उस पर बेस्ड तो क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिए जा रहे हैं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ये है आपके होमवर्क। इस पार्ट में आपको पार्ट 4 में बताए गए क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से बताया गया और कुछ नए क्वेश्चंस भी बताए गए। इस वीडियो को आप इत्मीनान से पढ़िए तो पूरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। और अगर ये बात आपकी समझ में आ जाती है तो वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।